हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नेम रिएक्शन के अंतर्गत टिस्सेनको अभिक्रिया। देखिए, इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में एल्डोल कंडेंसेंस, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो एल्डोल के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और कैनिजारो जो होती है अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड देते हैं। लेकिन टिस्सेनको एक ऐसी अभिक्रिया है जो सभी प्रकार के एल्डिहाइड, मतलब अल्फा हाइड्रोजन सहित और अल्फा हाइड्रोजन रहित दोनों प्रकार के एल्डिहाइड टिस्सेनको अभिक्रिया देते हैं। और ये कैनिजारो अभिक्रिया के समान है। जिस प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता था, हमने बताया था सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन होता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता था, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है, बताया था कि CHO जो है एल्डिहाइड, इसके एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा जिससे ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर टिस्सेनको अभिक्रिया होती है। टिस्सेनको अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होगी तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर RCHO ये एल्डिहाइड है। तो चूंकि जिस प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया में बताया गया, दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे और एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में AlO(C2H5) का होल थ्राइस, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और RCOOH देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा और बनाएगा CHO, कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, R की जगह R रहेगा तो RCH2OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है OH है और यहाँ पर क्या H, ये OH कार्बोक्सिलिक का H और हाइड्रोक्सिल का OH, ये आपस में रिएक्शन करके वाटर निकाल देंगे H2O के फॉर्म में। अब वाटर निकलने के बाद देखिए क्या बन जाएगा, RCOOCH2। तो इस प्रकार से हमारे पास CH2R, तो हमारे पास इस प्रकार से क्या बन गया, एस्टर बन जाता है। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स क्या होता है कि सभी एल्डिहाइड चाहे अल्फा हाइड्रोजन रहित व सहित एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित होकर एस्टर देते हैं। एस्टर कैसे बनता है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल कैनिजारो अभिक्रिया के समान क्या होंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेंगे। ये आपस में संयुक्त होकर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे और एस्टर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। इस प्रकार से R की जगह CH3 ले लें तो 2CH3CHO और एल्युमिनियम एथॉक्साइड AlO(C2H5) का होल थ्राइस। तो R की जगह CH3 है तो R की जगह CH3 हो गया, CHO कन्वर्ट होगा COOH में ऑक्सीडेशन होने पर तो CH3COOH एथेनोइक एसिड। अब CHO रिडक्शन होगा तो CH2OH बन जाएगा, तो CH2OH हो गया, R की जगह पर CH3 आ गया तो बन गया CH3CH2OH। अब इसका OH और इसका H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बन गया, CH3COOCH2OCH2CH3 तो बन गया एथिल और दो कार्बन है ये तो एथेनोएट बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं 2CH3CHO और एल्युमिनियम एथॉक्साइड O(C2H5) का होल थ्राइस और सीधे सीधे लिख दिया जाता है CH3COOC2H5 + H2O। यहाँ पर बीच वाला हिस्सा साइलेंस कर दिया गया है। तो चाहे ये याद कर लें, समझना चाहते हैं, रटना चाहते हो ये याद कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया ये एथेनॉल है, प्रोपेनॉल ले लें हम तो CH3CH2
CHO है, 2 मालिक्यूल लेंगे। एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कैनिजारोव क्रिया के समान सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा CH3 CH2 COOH, अब प्रोपेनॉल बनेगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल का OH और प्रोपेनोइक एसिड का प्रोपेनॉल का H और प्रोपेनोइक एसिड का OH आपस में वाटर मालिक्यूल बना के सेपरेट हो जाएंगे H2O, और प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा CH3 CH2 CO, और फिर ये इसको लिख सकते हैं O और एक साथ लिख देंगे C3H7, 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो टीसनको अभिक्रिया कैनिजारोव क्रिया के समान होती है, जिसमें एल्डिहाइड के एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे मालिक्यूल का रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो होते हैं आपस में एस्टरीकरण क्रिया जाते हैं, और एस्टरीकरण क्रिया के द्वारा जो है वाटर मालिक्यूल अलग हो जाता है और एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया विकार्बोक्सिलकरण। विकार्बोक्सिलकरण मतलब होता है विस्थापन, मीन्स कार्बोक्सिल समूह का विस्थापन हो जाएगा CO2 के रूप में, इसलिए इसका नाम रखा गया विकार्बोक्सिलकरण या डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिल मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कार्बोक्सिल समूह का। कार्बोक्सिल समूह मीन्स COOH समूह। अगर कोई भी कंपाउंड है उससे कार्बोक्सिल समूह जो है COO, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा CO2 के फॉर्म में, तो जो कंपाउंड बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, RH बचेगा। क्या बचेगा, RH। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह जो COOH है, इसका विस्थापन किस फॉर्म में हो रहा है, CO2 फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लेते हैं, Na के फॉर्म में लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इस सोडियम लवण को हम क्या कर देंगे, सोडा लाइम NaOH और CO। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO का मिश्रण होता है, जिसमें CO जो होता है इसमें जो नमी होगी उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। के साथ गर्म करने पर जो यौगिक बनेगा वो एल्केन या एरीन बनेगा। एल्केन कब बनेंगे, जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा वो एलिफैटिक होगा तो एल्केन बनेंगे, एरोमेटिक होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल तो एरीन बन जाएंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह जो भी बताया हमने से CO2 समूह का निष्कासन होने के कारण इसका नाम रखा गया डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलकरण। तो देखिए क्या होती है अभिक्रिया, ये हम लोग देखते हैं। RCOONA कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सोडा लाइम NaOH के साथ हीट करेंगे, NaOH और CaO। जब हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान रिएक्शन है, ये हमने बताया भी कि जो कार्बोक्सिल समूह जो है वो निकल जाएगा CO2 के रूप में, लेकिन CO2 जो होगी NaO के साथ जब रिएक्शन करेगी तो सोडियम कार्बोनेट बना देती है, Na2CO3। क्या बनाएगी, Na2CO3, क्योंकि यहाँ पर CO2 निकलती है, लेकिन CO2 जो है NaOH के साथ रिएक्शन करती है, NaOH के साथ जब रिएक्शन करती है तो Na2CO3 बन जाएगा, और R के साथ H जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। R की जगह हम CH3 ले लें तो CH3COONA प्लस NaOH, सोडा लाइम शायद CaO साथ लिया जाएगा। अब ये क्या होगा, Na2CO3, 2 Na हो गया और COO NO2CO3 बन के अलग हो गया, ये बन गया Na2CO3, और CH3 में जुड़ गया तो क्या बन गया CH4। CH4 क्या हो गया, मेथेन। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम जब मेथेन बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है कि जो हमारे पास है सोडियम एथेनोएट है, ये क्या है, सोडियम एथेनोएट है, लेकिन कंपाउंड जो है मेथेन बन रहा है। मतलब यहाँ पर एथेनोएट मतलब 2 कार्बन है, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 ही कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया का प्रयोग हम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर कार्बन चेन में कार्बन को डिक्रीज करना है तो हम इस अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम R की जगह पर C6H5COONA सोडियम बेंजोएट, ये क्या हो गया,
सोडियम बेंजोएट, यह है सोडियम बेंजोएट। और इसको भी सोडा लाइम के साथ हीट करा देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारा Na2CO3 बन के अलग हो जाएगा, सेपरेट हो गया Na2CO3। अब बचेगा C6H5 में H जुड़ गया C6H6, ये क्या बन गया, बेंजीन। तो इस प्रकार से बेंजीन भी बना सकते हैं और हम मेथेन या जो है एल्केन भी बना सकते हैं इसके द्वारा। लेकिन नोट में यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे इस अभिक्रिया का प्रयोग किस लिए होता है, अभिक्रिया का प्रयोग कार्बन परमाणु, कार्बन एटम को घटाने के लिए होता है, डिक्रीज करने के लिए होता है। एरो नीचे की ओर है, मतलब डिक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन डिक्रीज करने हैं तो इस अभिक्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेम रिएक्शन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन कोल्बे विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का निर्माण कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे या विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें एल्केन, एल्कीन या एल्काइन बनेगा। ये निर्भर करता है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रकृति के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्केन का निर्माण। तो एल्केन के निर्माण के लिए हम लेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल होंगे और इसका हम सोडियम या पोटेशियम साड़ लेंगे तो RCOONA, और वाटर मॉलिक्यूल 2H2, इस क्योंकि यहाँ पर सांद्र जलीय विलयन है, इसका करा देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा H आयन और OH आयन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, COO जो बन जाएगा वो CO2 बनेगा, ये याद रखना है। COO बनेगा CO2 के फॉर्म में। Na कहाँ जाएगा, Na जाएगा OH के साथ में तो ये बन जाएगा 2NaOH। H आयन जो होंगे वो H2 गैस के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और R के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो R सिंगल बॉन्ड R, ये हो जाएगा एल्केन। इस प्रकार से एल्केन बन जाएगा। इसकी अगर मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो देखिए क्रियाविधि कैसे होती है, मैकेनिज्म के द्वारा ये क्रिया समझ में आएगी। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा कि जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ब्रेक हो जाएगा, RCOONA जो है ये बनाएगा इस प्रकार से 2RCOO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन, ये इस प्रकार से बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव होता है तो एट एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन पहुँचेंगे 2RCOO माइनस, और एनोड चूँकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन पहुँचेंगे जब, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे सबसे पहले तो। ठीक है, CO जो है COO ये CO2 के फॉर्म में चला जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R एल्केन बन जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्केन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एनोड पर वो कैथोड पर पहुँचेंगे और कैथोड पर क्या होगा कि जो वाटर होगा 2H2O ये ब्रेक होगा 2H प्लस 2OH माइनस। यहाँ पर जो H आयन होंगे, जो हमने बताया कि हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है, तो H आयन एनोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और H2 गैस बना देंगे। क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, H2 गैस बन गई। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, एनोड पर Na आयन बनना है, Na आयन, और कैथोड पर क्या बनना है, OH आयन। तो इनकी आपस में रिएक्शन हो जाएंगी 2H माइनस और बन जाएगा 2NaOH बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है R की जगह CH3 ले लें तो 2CH3COOH Na ले सकते हैं या K ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, और 2H2O। अब हम इसका करा देंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, जब
लाइसिस कराएंगे तो H आयन आपको तोड़ देना, H2 को ब्रेक करना है H प्लस और OH माइनस में। COO को हम निकाल देंगे, याद रखेंगे CO2 फॉर्म में, Na चला गया OH के साथ में 2NOH के फॉर्म में, और हमने बताया कि H आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस के फॉर्म में चले जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, CH3 के 2 मॉलिक्यूल, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया एथेन। तो इस प्रकार से हम एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे डिस्कस करेंगे अभी एल्कीन और एल्काइन कैसे बनते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एल्केन का प्रिपरेशन देख रहे थे, इसी प्रकार से एल्कीन का प्रिपरेशन होगा, एल्कीन का निर्माण। तो एल्कीन या एल्काइन के निर्माण के लिए हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट CH2COO सिंगल बॉन्ड CH2COO, ये जो है पोटेशियम सक्सीनेट, ये सक्सिनिक एसिड का पोटेशियम साल्ट है, सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2H2O, मैकेनिज्म जैसे पीछे लिखी थी उसी प्रकार से होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने बताया कि ये H आयन और OH आयन में ब्रेक होगा, जो के पोटेशियम आयन होंगे वो OH के साथ चले जाएंगे, 2KOH बन गया। H आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। जो CO2 हमने बताया कि अभी पीछे मैकेनिज्म में CO2 गैस के रूप में निकल जाएगी COO। अब बचेगा क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन जब कार्बन इससे COO समूह निकल जाएगा तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार से एल्कीन बनेगा, जिससे बोलेंगे यहाँ पर एथीन, ये एथीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम या सोडियम साल्ट से हम एल्कीन बना सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे एल्काइन का निर्माण। एल्काइन का निर्माण, तो यहाँ माइलेइक या फ्यूमेरिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लिया हमने फ्यूमेरिक एसिड ले लिया HCCOO ले लेते हैं इस बार, डबल बॉन्ड HCCOO, तो सोडियम फ्यूमेरेट या मैलिएट लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर 2H2O, इसका करा देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, हमने बताया कि ये H आयन और OH आयन देगा। तो यहाँ पर जो H आयन होंगे, OH आयन सबसे पहले Na के साथ रिएक्शन करेंगे और हमने बताया कि क्या बना देंगे, 2NaOH बना देंगे। H आयन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। COO समूह जो है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, HC, जिसको हम CH लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ COO समूह निकल जाएगा, तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एथाइन। एथाइन क्या है, एल्कीन है, ये बन गया एथाइन। ये क्या है, एल्काइन है, सॉरी एल्काइन है। ये क्या बना था, एल्कीन बना था। तो इस प्रकार से हम एल्कीन और एल्काइन का प्रिपरेशन भी कोलवे विद्युत अपघटन द्वारा कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, HVZ रिएक्शन। HVZ का मतलब होता है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या HV रिएक्शन। क्या होता है इस अभिक्रिया में, जिस प्रकार से हम लोगों ने एल्डिहाइड में पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेंस जो होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति में होता है, वैसे यहाँ पर लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हाइड्रोजन मीन्स क्लोरीन और ब्रोमीन से अभिक्रिया होती है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं वो उनमें हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन एटम आएंगे, इसलिए उसको अल्फा हाइड्रोजनीकृत कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोक्सिल समूह है, ये कार्बोक्सिल समूह है। अब इसके साथ अगर हम H जोड़ दें तो ये फार्मिक एसिड होगा या मेथोनिक एसिड होगा, यहाँ पर
जो है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम के लिए कंडीशन ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसके साथ में फर्स्ट कार्बन एटम जो होता है ये अल्फा कार्बन होता है। अब इस अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन एटम जो होंगे, ये हाइड्रोजन एटम अल्फा का हाइड्रोजन एटम के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स जो है मेथनोइक को छोड़कर अन्य सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब क्रिया को देंगे। तो हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर R ले लिया हमने, RCH2COOH, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच जो हाइड्रोजन दोनों हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसकी क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया, मानिए Cl2 से रिएक्शन करा दी हमने रेड पी की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस होगा किसके द्वारा, Cl के द्वारा, तो यहाँ HCl बन जाएगा ये। अब HCl बनने के बाद यहाँ बचेगा RCHCl, CH और एक चूँकि हाइड्रोजन निकल गया तो उसके यहाँ पर Cl आ गया और ये COOH। तो इस प्रकार से ये अल्फा क्लोरो एसिड बन गए, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन अभी नहीं रुकेगी। इस रिएक्शन में अगर क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन एटम है तो दोबारा रिएक्शन होगी और दूसरा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा RCl2COOH। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं उदाहरण देकर। R की जगह पर हम H ले लें, मान लिया तो H ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3CH2COOH। R की जगह पर सॉरी H ले लेते हैं तो ये CH3 हो जाएगा, CH3COOH। और क्लोरीन से रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, रेड पी की प्रेजेंस में। तो हमने बताया कि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम पहले रिप्लेस होगा। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस होगा तो यहाँ बनेगा CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया, CH2Cl और फिर ये COOH, ठीक है। या इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, Cl पहले लिखते हैं, Cl CH2COOH प्लस HCl, ये बन गया मोनो क्लोरो एथेनोइक एसिड। ये सिर्फ एथेनोइक एसिड था, एथेनोइक एसिड। लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, और भी आगे होगी। अब क्या होगा, Cl CH2COOH है, इसकी पुनः रिएक्शन होगी रेड पी और क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ दूसरा हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा तो बन जाएगा Cl2CH हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया HCl के फॉर्म में। तो यहाँ बचेगा Cl2, ये बचेगा Cl2CH अब ये डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड हो गया, डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड। अब इसकी पुनः रिएक्शन होगी रेड पी के साथ में, उपस्थिति में क्लोरीन के साथ में, तीसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा तो CCl3 बन जाएगा। अब ये तीनों निकल जाएंगे, CCl3COOH और HCl के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से हमने बताया कि अल्फा हाइड्रोजन एटम चूँकि रिप्लेस हो रहे हैं, इसी प्रकार से रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर Br2 लेंगे तो यहाँ Br आ जाएगा, Cl के यहाँ भी Br आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ये क्रिया को देते हैं। ये क्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्रिया का उपयोग विभिन्न न्यूक्लियोफिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए किया सकता है। जैसे इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।